नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन तो आए मगर किसके वो बताया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब मध्य प्रदेश में सड़क धंस गई तो दिग्विजय सिंह ने कसा तंज। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भ्रष्टाचार या गलत काम का समर्थन नहीं, बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बोली ममता बनर्जी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई से हालत खराब, चर्चा ना करें तो कहां जाएं, सांसदों के निलंबन पर अधीर रंजन चौधरी का बयान। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित, पार्टी बोली हम डरेंगे नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन मगर किसके। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने एलपीजी की सब्सिडी बंद करके 11,654 करोड़ रुपए बचाए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने साल 2021-22 में सिर्फ 242 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बीजेपी की सब्सिडी बंद करो और जनता को निचोड़ो नीति है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही मोदी सरकार को सवाल पूछना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछा जाएगा कि अच्छे दिन तो आए मगर किसके। राहुल गांधी ने कहा कि जब भाजपा सरकार ने लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की तो लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में सरकार सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि यह भाजपा सरकार की चाल थी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ते गए, ग्राहकों ने सब्सिडी वापस मांगनी शुरू कर दी। एक सिलेंडर की कीमत 1053 रुपये हो गई है, जो कि आने वाले दिनों में शायद और भी बढ़ जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब मध्य प्रदेश में सड़क धंस गई, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने कसा है तंज। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू होने के 5 दिन बाद ही दावों की पोल खुल गई थी। जालौन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई को किया था और लोकार्पण के पहले कहा जा रहा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मजबूती की मिसाल बनेगा, लेकिन जालौन में एक जगह पर सड़क धंस गई थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद सपा बीजेपी पर हमलावर हो गई थी। वहीं अब मध्य प्रदेश में कलियासोत नदी पर बना पुल और रोड क्षतिग्रस्त हो गई है और इसको लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले बुंदेलखंड हाईवे उद्घाटन के 15 दिन में खराब हो गया और अब मध्य प्रदेश में पुल और सड़क की हालत खराब हो गई है। ये सब एक ही तथ्य दर्शाते हैं कि निर्माण घटिया हो रहा है, गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा, संबंधित ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मंडीदीप की तरफ जाने वाले सड़क पर कलियासोत नदी पर पुल बना हुआ है। तो दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार या गलत काम का समर्थन नहीं, बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बोली ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती। ममता ने कहा कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन मेरे खिलाफ चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण अभियान की मैं निंदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन एक समय सीमा के भीतर। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदि ये सोच रही है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके मेरी पार्टी को तोड़ सकती है तो वो गलत सोच रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया और पार्थ की करीबी सहयोगी अर्पिता के पास से 20 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद ये गिरफ्तारी की गई थी और मामले में अर्पिता की भी गिरफ्तारी की गई है। पार्थ चटर्जी को एम्स भुवनेश्वर ले जाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे शर्म आती है। उड़ीसा एम्स में ले गए, हमारे पास नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट में बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बंगाल में कुछ नहीं है क्या? आपकी नीयत क्या है? खूब बोलते हैं महाराष्ट्र करेंगे, फिर झारखंड करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ करेंगे, फिर बंगाल करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे करके ममता बनर्जी ने बीजेपी को, केंद्र सरकार को घेरा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई से हालत खराब और अगर सदन में चर्चा नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, सांसदों के निलंबन पर बोले अधीर रंजन चौधरी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस के 4 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महंगाई से आम लोगों की हालत खराब है।
यहाँ चर्चा ना करें तो कहाँ जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में कांग्रेस के 4 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित, पार्टी बोली कि हम डरेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि, राम्या हरिदास, मणिकम टैगोर, GN प्रतापन को निलंबित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और सदन में तख्तियां दिखाकर प्रदर्शन करने और आसन की अवमानना करने के मामले में कांग्रेस के 4 सांसदों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है और एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा आरोप, बीजेपी सरकार में हुई डकैती, बड़े नेता आए अब दिख रहे हैं गड्ढे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सपा नेता के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़े बयान दिए। यहाँ एक्सप्रेसवे पर हुए गड्ढों को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार में इसे लूट डकैती से ऊपर की संज्ञा दी तो OP राजभर को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए उन्होंने जो बातें हमसे कही थी वो हम बयां भी नहीं कर सकते। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज के तिरवा कस्बे में सपा नेत्री कंचन कनौजिया के घर उनके बेटे की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। RCP सिंह को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लगे नारे, गर्मा गई बिहार की राजनीति। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अंदर खाने JDU और बीजेपी के बीच कुछ भी सही नहीं जा रहा और इसकी बानगी बीते कुछ दिनों में लगातार दोनों पार्टी की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हो रही बयानबाजी से देखने को मिला है। राजनीति से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि बिहार के CM नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी से दूरी बनाकर RJD के खेमे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं बीजेपी भी नीतीश सरकार पर किसी तरह का हमला करने से पीछे नहीं हट रही है। राज्य में चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच रविवार को RCP सिंह को CM बनाने के नारे लगाने के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं दी गई उचित सीट, विपक्ष ने आरोप लगाते हुए लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके पद के अनुरूप सीट पर नहीं बैठाया गया। दरअसल दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को सोमवार को संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। हालांकि समारोह में विवाद खड़ा हो गया और विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा के सभापति को एक पत्र सौंपा गया जिसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अनादर करने का आरोप लगा है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसी सीट पर बिठाया गया जो उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर ये दावा भी किया कि एक वरिष्ठ नेता का जानबूझकर अनादर किया गया है, जिसको लेकर वो हैरानी और विरोध जताते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर यह पत्र साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा, भाजपा के 16 विधायक संपर्क में, हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं समर्थन। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में संभावित राजनीतिक उथल पुथल की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं और ये विधायक अलग समूह बनाकर हेमंत सोरेन की सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। गुजरात के एक बीजेपी नेता का कथित रूप से नशे में धुत होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको बता दें दोस्तों कि इसे लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ताबड़तोड़ सवाल दागने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी नेता को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद से राज्य में शराबबंदी की व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, या फिर यूं कहिए कि गुजरात में शराबबंदी की पोल खोल दी है भाजपा के अपने ही नेता ने। दोस्तों ये पूरा मामला जुड़ा है छोटा उदयपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष के वायरल हो रहे एक वीडियो से और इस वीडियो में बीजेपी नेता रश्मिकांत वसावा साफ तौर पर नशे की हालत में दिख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है कि वो बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं का सहारा लेकर चल रहे हैं और वो यहाँ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने के एक अभिनंदन समारोह में शामिल होने आए थे, तभी ये वीडियो बनाया गया। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और गुजरात का ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका है और इस कार्यक्रम में बीजेपी की मंत्री निमिषा सुथार भी मौजूद थी। तो दोस्तों आपको बता दें
कि जश्न मनाने पहुंचे थे लेकिन नशे में धुत थे, जिसने गुजरात में शराबबंदी की खोल दी पोल। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उखड़ने पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर कब चलाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारिश के कारण जगह जगह से उखड़ जाने पर तंज कसते हुए रविवार को पूछा कि इसे बनाने और बनवाने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर कब चलेगा। यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के एक हफ्ते के अंदर जगह जगह उखड़ जाने पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट में कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खामियों और खराबियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते, जनता टैक्स का पैसा भी दे और इलाज का भी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जितनी जल्दबाजी उद्घाटन में दिखाई थी उससे भी जल्दी ये एक्सप्रेसवे जगह जगह उखड़कर हाथ में आ गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसको बनवाने वालों और बनाने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा, ये सवाल खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 16 जुलाई को लोकार्पण किया था और जालौन में ये एक्सप्रेसवे पिछले दिनों हुई बारिश के दौरान कई जगह से धंस गया था। हालांकि एक्सप्रेसवे के उखड़ते हुए हिस्से को जल्द ही ठीक करा लिया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के साथ वाले कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल के संकेत। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं हुए शामिल और एनडीए में यहां पर सब कुछ ठीक है कि नहीं, इसको लेकर बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। देश की पहली महिला राष्ट्रपति जिनके उम्मीदवार बनने पर नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की थी, उनके शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं मौजूद हुए। जी हां दोस्तों, पिछले 10 दिनों में तीसरी बार है जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अहम कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं होता। नीतीश कुमार का महज 10 दिनों में 3 अहम कार्यक्रमों से गैर मौजूद रहने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो एनडीए से खुद को अलग करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह से पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे, जबकि रामनाथ कोविंद ने नीतीश कुमार का व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छा उनसे रहा है, लेकिन फिर भी वो उस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों आखिरकार क्यों भाजपा से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और क्या बिहार की सियासत किसी नए दिशा में करवट ले सकती है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी में यूथ कांग्रेस भोपाल में लगाएगी बेरोजगार महापंचायत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस लंबे समय से प्रदेश में सत्ता से बाहर है, लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अभी से अपनी सभी आगे रहने वाले संगठनों को एक्टिव रहने के निर्देश दे दिए हैं। निर्देशों के बाद अब यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। यूथ कांग्रेस बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए जल्द ही बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करेगी। बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करने के लिए यूथ कांग्रेस ने प्रदेश के जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों से बेरोजगारों को जोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि महापंचायत का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाएगा और इसके लिए विस्तृत रणनीति तैयार हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदिवासियों के आंदोलन के समर्थन में आई कांग्रेस। विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि विधानसभा में उठाऊंगा ये मामला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और बमौरी विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों सामने आई हृदय विदारक घटनाओं के विरोध में जयस आदिवासी संगठन प्रदेश भर में लामबंद हो गया है और आदिवासी समुदाय के विरोध को कांग्रेस ने समर्थन भी दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल के चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने बनाई रणनीति। 7 अगस्त को शिमला पहुंचेंगे भूपेश बघेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश चुनाव की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में कई घंटे तक मंथन किया, जिसमें नवनियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, पर्यवेक्षक सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा, प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ प्रदेश के करीब दर्जन भर नेता शामिल हुए। कांग्रेस 27 जुलाई से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी यात्रा शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 7 अगस्त को शिमला का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से
लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने 2/3 सीटें जीतने का दावा भी किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्ष ने जीतने के लिए बनाई खास रणनीति, कमान सोनिया गांधी ने संभाली। मोदी से वोट मांगेंगी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वोट की अपील करेंगी और इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वो बात करेंगी। मार्गरेट अल्वा का कहना है कि जो उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं उन्हें भी वो समर्थन के लिए कहेंगी। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इसके बाद वोटों की काउंटिंग होगी और इसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। इस चुनाव में विपक्ष भावनात्मक अपील कर रहा है। मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा कर इस बार दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर महिला को आसीन कर इतिहास रचने की थीम पर प्रचार किया जा रहा है। अल्वा के विपक्ष में महिला, अल्पसंख्यक और दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व देने की भावनात्मक अपील करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में उन दलों का समर्थन जीतने का प्रयास करेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में दूर छिटक गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विचाराधीन कैदियों की रिहाई का मामला, यूपी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेलों में लंबे समय से बंद विचाराधीन कैदियों को बिना देरी के रिहा न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जेल में बंद उन 853 कैदियों का ब्यौरा देने को कहा जो पिछले 10 साल से अधिक समय से राज्य के अलग अलग जेलों में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि यदि आप इसे संभालने में सक्षम नहीं है तो हम ये बोझ उठाएंगे और हम इसे संभाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि आपने 853 मामलों का विश्लेषण नहीं किया और आप लगातार अदालत से समय मांगते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को इन कैदियों को ब्यौरा देने के लिए अब 2 हफ्ते का समय दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने लिखा नेताओं को पत्र, 26 जुलाई को होगा प्रदर्शन। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में विरोध की तैयारी कर ली है और 26 मई को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरे दिन की पूछताछ करेगी और इस दिन शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिए देश भर में कांग्रेस नेताओं को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस नेताओं को लिखा गया है कि पूरा देश देख रहा है कि सोनिया गांधी को राजनीतिक बदले की भावना के तहत मोदी और बीजेपी सरकार की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और सरकार की असफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता तानाशाही शासन के एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हैं और आगे भी प्रदर्शन को जारी रखने के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं मुसलमानों को बना दिया सेकेंड क्लास सिटीजन, ओवैसी का पीएम मोदी पर गंभीर आरोप। जी दोस्तों, संसद के सत्र के बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर मीडिया से बात करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं और उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। दोस्तों, अपने इस आरोप पर तर्क देते हुए ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। RTI जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है। देश में कितने प्रतिशत मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। जबकि NSO के डाटा के मुताबिक मुसलमान शहरी क्षेत्र में 50% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है और हिंदू भाई 33% ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता ने सोनिया गांधी को कहे अपशब्द, कांग्रेस ने नड्डा से की इस बात की शिकायत। जी दोस्तों, स्मृति ईरानी की बेटी का कथित तौर पर अवैध बार मामले में नाम सामने आने के बाद बीजेपी व कांग्रेस आमने सामने है। अब भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और माफ़ी मांगने की मांग की है। दरअसल गोवा में अवैध बार मामले में टीवी पर एक डिबेट के दौरान भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की और इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मानहानि का केस दायर करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की भाषा का प्रयोग किए जाने पर मानहानि का केस दर्ज करवाया जाएगा। जेपी नड्डा को लिखे गए पत्र में कहा गया कि संस्कृति की बात करने वाले भाजपा के शीर्ष नेताओं और प्रवक्ताओं ने देश की सम्मानित महिलाओं, खासकर एक राष्ट्रीय पार्टी के 75 वर्षीय अध्यक्ष के खिलाफ
बार बार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। विपक्ष के नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना भाजपा की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है और इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों से देश की राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष से हमारी अपील है कि आप अपनी पार्टी के नेताओं की शर्मनाक और अभद्र बयानबाजी के लिए देश की महिलाओं से माफी मांगे। साथ ही आप अपने प्रवक्ताओं और नेताओं से कहें कि वो राजनीति की गरिमा को ठेस न पहुंचाएं और अभद्र भाषा से परहेज करें व राजनीति का सम्मानजनक स्तर बनाए रखें। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।